नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए फिर एक और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स का सेशन लेकर आ गया हूं। तो पिछले सप्ताह तक क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स निकल के आ रहे हैं पॉलिटिक्स को लेके, कोविड के सिचुएशंस को लेके या इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, ये सभी चीज़ों के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। सो थिंक ऑफ इट एज अ शॉर्ट वर्ल्ड ट्रिप, ताकि हमें एक मैक्रो पर्सपेक्टिव समझ जाए कि दुनिया में आज के तारीख में क्या क्या चल रहा है। तो यही मेरे इस सेशन का मकसद है। एंड आते आते आप सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट भी कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपडेट अमेरिका और सूडान को निकल के आ रहा है। ट्रम्प सरकार ने फाइनली सूडान को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट से निकालने का इरादा जता लिया है। अब स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट में सूडान कब और क्यों आया? 1993 में जो यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया गया था, वो अल कायदा के द्वारा किया गया था, है ना? एंड उस वक्त वो सूडान में बेस्ड था। अल कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन उस टाइम के सूडान के प्रेसिडेंट उमर अल बशीर के बहुत करीब थे। एंड वो सूडान में एज अ गेस्ट ऑफ गवर्नमेंट भी ठहरे थे उस टाइम। तो इसके बाद से ही यूएस ने सूडान को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट में डाल दिया। 1998 में तंजानिया और केनिया में यूएस एम्बेसीज में बॉम्बिंग की गई थी। उसके कारण केनिया में करीब 200 लोग मारे गए थे एंड इसमें मोस्टली अमेरिकन्स थे और 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ट्रक्स भर भर के एक्सप्लोजिव वहां एम्बेसी के पास लाए गए थे और ये दर्दनाक घटना उस वक्त हुई थी। इसमें से मोस्टली सिविलियंस भी थे जो इंजर्ड हुए थे। एंड अगर हम तंजानिया की बात करें तो तंजानिया में टोटल 11 लोग मारे गए थे। ये बॉम्बिंग्स भी अलकायदा ने ही करवाई थी। अब अगर सूडान ये लिस्ट से निकाल दिया जाता है तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज एज अ नेशन वो पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर फूड, फॉर फ्यूल एंड फॉर मेडिसिन। ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत महंगी है एंड बहुत स्केर्स भी है, यानी बहुत कम है। ऊपर से कोविड के चलते ये सिचुएशन बहुत एग्रीवेट हो गया है। ड्रॉपिंग सूडान फ्रॉम ब्लैकलिस्टिंग वुड बी वेरी वेलकमिंग फॉर सूडानीज, क्योंकि इसी से फिर शायद सूडान में इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आने की उम्मीद है। बट सूडान को यूएस की शर्तों के मुताबिक $335 मिलियन एज अ कॉम्पेंसेशन अमेरिका को देना पड़ेगा। एंड सूडान की गवर्नमेंट ने हाल ही में ये फंड्स ट्रांसफर करने का दावा किया है। दिस मनी वुड इवेंचुअली गो टू द विक्टिम्स ऑफ दोज हु वर एक्चुअली अफेक्टेड बाय द बॉम्बिंग्स। एंड ये उन्हीं विक्टिम फैमिलीज को पैसा जाएगा जो यूएस के सिटीजन्स है। तो बाकी के मुल्क के जो लोग इस बॉम्बिंग से अफेक्ट हुए थे, जो नॉन यूएस फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, उनको ये कॉम्पेंसेशन नहीं जाएगा। तो फिर उनका क्या? ये सब बहुत गहरे सवाल निकल के आ रहे हैं जो दोनों तरफ के लोग उठा रहे हैं। अच्छा, जो स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट है, उसमें बाकी के 3 मुल्क कौन से शामिल है? कोई मुझे बता सकता है? तो पहला है नॉर्थ कोरिया, देन वी हैव ईरान एंड देन सीरिया, जो कि यूएस की स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में है। ठीक है। अगला अपडेट पाकिस्तान को निकल के आ रहा है। तो हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के इंस्पेक्टर जनरल मुश्तक महर को पाकिस्तान रेंजर्स ने किडनैप कर लिया था। पाकिस्तानी रेंजर्स आर इक्विवेलेंट टू इंडियाज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये पाकिस्तान रेंजर्स उन पे अरेस्ट वारंट साइन करने का प्रेशर डाल रहे थे। अब अरेस्ट वारंट किसका? नवाज शरीफ के दामाद के अरेस्ट वारंट का, यानी उनके सन इन लॉ का। तो मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। गुजरानवाला जो पंजाब प्रोविंस में पड़ता है, वहां पे रैली हुई थी एंड नवाज शरीफ लंदन में बैठकर उस रैली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हिस्सा लिए थे। अब नवाज शरीफ को जेल हुई थी एंड वो मेडिकल रीजंस के बेसिस पे अभी पैरोल पर है एंड वो अपना इलाज करने लंदन गए। इनडायरेक्टली लंदन भाग ही गए। बेसिकली इस रैली में नवाज शरीफ ने आर्मी जनरल कमर बाजवा पे आवाज उठाई। उन्होंने आर्मी चीफ पे इल्जाम लगाया कि ये कंट्री के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है उनकी सरकार को गिराने में। आर्मी मीडिया को भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है। तो ये सब चीजों पे नवाज शरीफ ने आवाज उठाई। ये चीजें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा गुजरानवाला की रैली के साथ जताई। अब ये रैली देखते ही देखते प्रोटेस्ट में तब्दील हो गई। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इमरान खान। एंड ये प्रोटेस्ट इतना हाईलाइट होकर आया क्योंकि नवाज शरीफ की जो बेटी है मरियम नवाज शरीफ और सिंध प्रोविंस के गवर्नर बिलाल भुट्टो जरदारी सड़क पर आके प्रोटेस्ट करने लगे। अब ये प्रोटेस्ट में मरियम नवाज शरीफ के पति सफदार अवन भी शामिल थे एंड सफदार अवन एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन है। तो इन्होंने पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिना के खिलाफ स्लोगन्स लगाने शुरू कर दिए।
एंड अगले दिन फिर पाकिस्तान रेंजर्स सफदार को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जो इन्होंने नारेबाजी लगाई थी मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ, वो उनके सेंटिमेंट्स को ऑफेंड कर गया। एंड बेसिकली वो स्लोगन्स वहां के कानून को तोड़ने के बराबर था। दो दिस गाय सफदार ही वाज रिलीज्ड अ फ्यू डेज लेटर, पर इनके गिरफ्तारी के जस्ट पहले आईजी इंस्पेक्टर जनरल मुश्तक महर को पाकिस्तानी रेंजर्स ने किडनैप कर लिया था, ताकि वो सफदार का अरेस्ट वारंट निकाले, यानी उस अरेस्ट वारंट पे साइन करे, एंड इवेंचुअली पाकिस्तान रेंजर्स विल हैव द रीजन टू अरेस्ट मिस्टर सफदार अवन। तो ये तो मतलब गलत बात हुई ना, जोर जबरदस्ती से साइन करवाना। और ऐसा ही पाकिस्तानी रेंजर्स ने इवेंचुअली आईजी के साथ करवाया। तो जब इस पर मुश्तक महर और कुछ पुलिस वालों ने इस चीज पे आवाज उठाने की कोशिश की बाय टेकिंग अर्न लीव्स, 5 दिन की, 10 दिन की, तो उस पे फिर सिंध के गवर्नर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कांटेक्ट किया, एंड उन्होंने इस चीज पे इन्वेस्टिगेट करने को कहा। तो आप समझ रहे हो कि बिलाल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कांटेक्ट किया कि ये इशू को इन्वेस्टिगेट करो, ना कि उन्होंने करंट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कांटेक्ट करने की जरूरत समझी। सो दिस एसेंशियली शोज बिलाल्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर इमरान खान। तो इसीलिए वहां पे ऐसा निकल के आता है हमेशा कि आर्मी चीफ ही पूरे मुल्क को चला रही है। बात समझे। अगला अपडेट थाईलैंड को निकल के आ रहा है। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि थाईलैंड में प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चन-ओ-चा के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। वहां की जो युवा जनता है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करने की मांग की है। इनकी मांग है कि प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चन-ओ-चा इस्तीफा दे दे, वो पीएम की पोस्ट से रिजाइन कर दे। तो इसका भी एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड निकल के आता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, बट मैं आपको वापस बता देता हूं। सो 2014 में थाईलैंड के आर्मी चीफ प्रयुत चन-ओ-चा थे। उन्होंने तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया। He essentially seized power in a 2014 coup and was later appointed as a prime minister after controversial elections which were held in Thailand last year. तो अभी वहां के लोगों को मिलिट्री रूल नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए, जैसे ह्यूमन राइट्स हरासमेंट के खिलाफ कुछ लॉज लाए। अब इतना सारा कुछ होने पे थाईलैंड गवर्नमेंट ने सोशल डेमोन्स्ट्रेशन यानी सामाजिक प्रदर्शन करने से मना ही कर दिया था, एंड इस पे लिटरली कानून भी लाया गया था। इसके चलते ही हाल ही में युवा जनता सड़क पर आके विरोध प्रदर्शन कर रही थी, एंड इनफैक्ट अभी भी कर रही है। वहां के रस्तों पे जब क्वीन की गाड़ी जा रही थी तो लोगों ने उनकी तरफ 3 उंगलियां निकालकर दिखाई, जो कि पीस का सिंबल माना जाता है। इसके रिटेलिएशन में वहां की जो पुलिस है वो एक्टिविस्ट को डिटेन करने लग गई, एंड वहां की सरकार ने इमरजेंसी डिक्री इशू कर दिया था। लेकिन इसके चलते सिचुएशन और हाथ से निकल गई। वहां के प्रोटेस्टर्स ने सरकार को 3 दिन का मोहलत दिया, 3 दिन की डेडलाइन दी कि रिजाइन कर दो, नहीं तो फिर और ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस हो गए, यानी और ज्यादा मात्रा में प्रोटेस्ट हो गए। तो इस पे फिर पीएम ने ये इमरजेंसी डिक्री हटा दी एंड प्रोटेस्टर्स को टोन डाउन करने को बोला, यानी शांति बनाए रखने को बोला। अब आगे इसका अपडेट क्या निकल के आते हैं हम ऑफ कोर्स आने वाले सेशन में कवर करेंगे। अगला अपडेट चाइना को निकल के आ रहा है। तो चाइना ने हाल ही में उसके नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर लुई बायुआ की जांच पड़ताल चालू कर दी है। He has been placed under investigation for suspected violations of disciplines and laws. अब ये अनाउंसमेंट सीधे सीधे CCDI के वेबसाइट पे कर दी गई थी without any further details. So it did not elaborate the nature of the inquiry. CCDI का फुल फॉर्म क्या है? ये चाइना का सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन अथॉरिटी है। लेटली चाइना करप्शन को लेकर बहुत सतर्क हो चुका है। लास्ट ईयर फॉर्मर नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर नूर बेकरी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई थी, as he was found guilty of accepting more than $11 million in bribes over a 20-year period. लियू बाहुआ नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन 2013 में ज्वाइन किए थे एंड ही टुक एज अ डिप्यूटी चीफ इन 2017। अगला अपडेट यूएस तिब्बत को निकल के आ रहा है। तो यूएस हैज अपॉइंटेड रॉबर्ट डेस्ट्रो हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अमेरिकन पॉलिसी ऑन तिब्बत, एंड तिब्बत के लॉब्संग संगे के साथ हाल ही में मीटिंग भी की गई थी। अब ये मीटिंग तिब्बत पॉलिसी को लेकर की गई थी, जिसमें यहाँ की गवर्नमेंट को जो सेल्फ एग्जाइल मिल रखा है उन्हें एक एज अ नेशन दर्जा देने के लिए एक अरेंजमेंट की गई थी। एंड मोर ओवर लासा जो तिब्बत का कैपिटल है, वहां पे यूएस कॉन्सुलेट की एस्टेब्लिशमेंट की भी बात चल रही है। अब इस पे चाइना भयंकर भड़क उठा है। उसके अकॉर्डिंग तो तिब्बत तो उसका ही है, एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का। चाइना ने तिब्बत को 1950 में लिया था, है ना। एंड लॉब्संग सांगे जो सीडीए के प्रेसिडेंट है, उन्हें तिब्बत की सरकार का रिकॉग्निशन देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, सीटीए क्या है?
सीटीए वहां की पॉलिटिकल पार्टी है, तिब्बत की पॉलिटिकल पार्टी है, सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है तिब्बत की। एंड ये करंटली हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बेस्ड है। अब यूएस और चाइना के संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर चल रहे आज की तारीख में, बीट इशू ऑफ ट्रेड वॉर्स और बीट इशू ऑफ ताइवान, फिर ह्यूमन राइट्स को लेके बात कर ली जाए, और फॉर दैट मैटर साउथ चाइना सी। एंड अभी नए में तो कोरोना वायरस आया हुआ है, तो अभी देखते हैं चाइना का इस पर रिटेलिएशन क्या निकल के आता है। अगला अपडेट न्यूजीलैंड को निकल के आ रहा है। तो न्यूजीलैंड में जनरल इलेक्शंस हुए थे एंड वहां पे मेजॉरिटी वोट जेसिंडा आर्डन की पार्टी को मिले एंड वो दोबारा न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बन गई। इनकी पार्टी का नाम लेबर पार्टी है एंड इन्हें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है, 49% ऑफ द वोट। जेसिंडा आर्डन 2017 से न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। जेसिंडा आर्डन का 2020 के इलेक्शन कैंपेन मेजर फोकस कोविड पेंडेमिक को हैंडल करने पे था। अब न्यूजीलैंड एक बहुत छोटी सी इकोनॉमी है एंड दिस इकोनॉमी एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे मेजरली जो इकोनॉमी का पावर हाउस है वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स जो बाहर से पढ़ने आते हैं, वो मार्च से ही ठप पड़ा है कोविड के चलते, बिकॉज द कंट्री क्लोज्ड इट्स बॉर्डर इन ऑर्डर टू मेक कीवीज सेफ फ्रॉम द पेंडेमिक। टूरिज्म एक और अच्छा और बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर है न्यूजीलैंड के लिए, वो भी बंद पड़ा है। एंड ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि कोविड के चलते न्यूजीलैंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आगे आने वाले टाइम में डबल हो जाएगा, करीब 7.7% के आसपास। तो जसिंदा के सामने आने वाले वक्त में चुनौतियां बहुत है, बट इन्होंने जिस तरह से कोविड पेंडेमिक को हैंडल किया है वो बेशक काबिलियत तारीफ है। द कंट्री एक्चुअली अनाउंस्ड द एंड ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन मई। समझ रहे हो, आज से 5 से 6 महीने उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अभी वहां पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। न्यूजीलैंड में कोविड के 2000 से कम टोटल केसेस पाए गए अभी तक एंड सिर्फ 25 मौतें हुई है वहां पे कोविड के चलते। वहां पे लोग स्टेडियम में जाके रग्बी मैच देखने लग गए अभी। आप बात समझ रहे हो। आर्डन हैज ऑल्सो बीन वेरी वोकल अबाउट द क्लाइमेट चेंज। उन्होंने जेर कार्बन एक्ट लास्ट ईयर के नवंबर महीने में पास किया था, जिसमें उन्होंने कंट्री को कमिट करवा दिया था कि न्यूजीलैंड वुड बी जीरो कार्बन एमिटर बाय 2050 और सूनर देन दैट। एज अ पीएम शी वाज वेरी क्विक टू बैन गन्स आफ्टर द क्रिस्टचर्च शूटिंग इन 2019। तो किसी को पता है क्रिस्टचर्च शूटिंग के बारे में जो 2019 में हुए थे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कोई जानता है तो। वेल, जेसिंडा के कुछ फेलियर्स भी निकल के आते हैं, जैसे पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को टैकल करना। अब ये भी एक अपने आप में ही बड़ा चैलेंज है, तो आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि जेसिंडा कैसे ये चीजों को हैंडल करती है कंसिडरिंग द कोविड इकोनॉमिक शॉक्स टू द इकोनॉमी। तो अगर हम स्टार परफॉर्मेंस रेटिंग को देखें तो 10 से 14 अक्टूबर के बीच में पूरे विश्व में न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डन की रेटिंग सबसे ज्यादा निकल के आई थी। इनफैक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा निकल के आई थी। समझ रहे हो। अगला अपडेट ब्रेक्सिट को निकल के आ रहा है। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि लेटली बोरिस जॉनसन हैड आस्क्ड ब्रिटेन टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ नो ट्रेड डील विद ईयू which led to a little chaos in UK's politics। अब हाल ही में माइकल जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से चीफ नेगोशिएटर है, वो लंदन में अब यूके के साथ नेगोशिएशंस की बातचीत उन्होंने चालू कर दी है। उनका ब्रेक्सिट को लेकर यूके और यूरोपियन यूनियन में ट्रेड डील करवाने का एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, अब आप इतना समझ लो कि अगर यूके बिना ट्रेड एग्रीमेंट के यूरोप से निकल जाता है तो ये ब्रेक्सिट ओवरऑल एक फेलियर ही माना जाएगा, क्योंकि नो ट्रेड डील पे यूके के लोगों ने ब्रेक्सिट के लिए मंजूरी नहीं दी थी। कुछ अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट हो उसके वजह से लोगों ने मंजूरी दी थी। उसके वजह से बोरिस जॉनसन अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन को लेकर आए थे यूके की सत्ता में। और नहीं बोल के भी दोनों साइड से इकोनॉमी सफर करेगी, इंडस्ट्री सफर करेगी। बहुत सारे ऐसे धंधे हैं यूके में जो टैरिफ्स के चलते खत्म हो जाएंगे, स्पेशली कार इंडस्ट्री जहां पे 8 लाख लोगों की नौकरियां खतरे पे है। यूके की फूड इंडस्ट्री भी यूरोपियन यूनियन के प्रोटेक्शनिज्म से सफर करेगी। यूके के फार्मर्स को यहाँ पे बहुत चोट पहुंच सकती है। ऑन द अदर हैंड, यूरोपियन वेसल्स would lose access to British waters because France wants UK to continue its over generous quotas। तो मोटा मोटा देखा जाए तो नुकसान दोनों साइड से ही होगा, बट यूके को कुछ ज्यादा ही नुकसान हो सकता है नो ट्रेड डील के चलते। इसके चलते माइकल बर्नियर ने यूके के साथ बातचीत करना चालू कर दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन निकल के आ रहा है। यूके का इनफॉर्मल ट्रांजिशन पीरियड ये साल 31 दिसंबर तक है, जो उसके बाद खत्म हो जाएगा। एंड 1 जनवरी 2021 से यूके वोंट बी पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इससे फिर क्या नेगोशिएशंस एंड ट्रेड डील्स निकल के आते हैं, हम बेशक आने वाले सेशन में चर्चा करने वाले। ठीक है। अगला अपडेट फ्रांस को निकल के आ रहा है।
तो फ्रांस ने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को अपील की है वो फ्रेंच प्रोडक्ट्स पे बैन लगाना बंद कर दें। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे लीबिया, गाजा एंड नॉर्दर्न सीरिया, यहाँ पे एंटी फ्रेंच प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट ऑब्वियसली सैमुअल पैटी के किलिंग के बाद ही हो रहे हैं, तो इस पे इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रधानमंत्री है, इस इंसिडेंट पे एक बहुत सेंसिटिव स्टेटमेंट पास किया। बेसिकली सैमुअल पैटी के कार्टून इंसिडेंट को डिफेंड करने की वो कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ्रेंच वुड नॉट गिव अप ऑन देयर आर्ट्स, फ्रांस वुड नॉट गिव अप ऑन देयर कार्टून्स, एंड ही ऑल्सो सेड अ माइनॉरिटी ऑफ फ्रांस estimated 6 million Muslims, they were in danger of forming a counter society, and he also described Islam as a religion in crisis. तो अब इस पे बाकी के मुस्लिम नेशंस बहुत चिढ़ गए, बहुत गुस्सा हो गए, बहुत नाराज हो गए और उनके खुद के मुल्कों में उन्होंने फ्रेंच प्रोडक्ट्स पे बैन लगाना चालू कर दिया। सऊदी अरेबिया में तो फ्रेंच सुपरमार्केट केयरफर को बॉयकॉट करने का हैशटैग चल रहा था, लिटरली दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। कुवैत में भी एक रिटेल यूनियन ने फ्रेंच गुड्स को बॉयकॉट करने का आदेश दे दिया है। तो इस पे फ्रांस हैज एक्चुअली अर्ज्ड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज टू लिफ्ट द बैन और टू प्रिवेंट द बॉयकॉट। देखते अभी आगे इसका क्या अपडेट निकल के आता है। अगला अपडेट नाइजीरिया को निकल के आ रहा है। तो नाइजीरिया में जो वहां के युवा है जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे वहां की पुलिस ने हमला बोल दिया, गोलीबारी कर दी। इमेजिन वो प्रोटेस्टर्स अनआर्म्ड थे एंड बहुत लोग इसमें मारे गए। तो बेसिकली ये नाइजीरिया की युवा जनता सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही थी वहां की स्पेशल एंटी रॉबरी स्क्वाड के खिलाफ, जो वहां पे इलीगल डिटेंशंस, असॉल्ट्स, शूटिंग्स वगैरह में इन्वॉल्व थी। मतलब पुलिस इन चीजों में इन्वॉल्व थी जिसका कर्तव्य है कि ये सब चीजों से वो अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करे, बट वही इन सब चीजों में इन्वॉल्व थी, तो इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। अब तो खैर ये जो यूनिट है ये गवर्नमेंट ने इस यूनिट पे बैन लगा दिया है एंड इसके जगह पे स्वॉट यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स को लेके आए हैं। अब ये इशू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ कि वहाँ की जो पुलिस है बेसिकली वो युवा को टारगेट कर रही है, यूथ को टारगेट कर रही है। तो यूथ जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, पुलिस वहाँ पे इन लोगों को परेशान कर रही है। सो इसके चलते द यूथ ऑफ नाइजीरिया वांटेड अ न्यू पुलिस रिफॉर्म्स एंड दे वर एक्चुअली सीकिंग टू एंड करप्शन, एंड इसी के चलते फिर प्रोटेस्ट चले एंड इवेंचुअली फिर गन गोलीबारी हुई। अब ये इशू काफी बड़ा हो चुका है। इंटरनेशनल सुपरस्टार्स जॉन बोएगा जो ब्रिटिश नाइजीरियन एक्टर है, वो आगे बढ़कर यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं। जर्मन फुटबॉलर ओजिल जो कि मेरे भी फेवरेट है, वो भी इसके सपोर्ट में आए हैं। अमेरिकन रैपर्स केन वेस्ट एंड कार्डी बी जैसे मशहूर शख्स इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगला अपडेट गोइना को निकल के आ रहा है। तो हाल ही में गोइना में इलेक्शंस हुए और वहां के प्रेसिडेंट अल्फा कॉन्डे वो तीसरे बार इलेक्शंस में ज्यादा वोट लेकर आ गए। Though the Election Commission of Guyana is yet to finalize the results, Alpha Conde had taken 59.5% of the votes, as per the Election Commission. इनके जो ऑपोजिशन लीडर थे सेलियो डायलो, वो 33.5% वोट्स हासिल करने में कामयाब हुए। अब अल्फा कॉन्डे गुइना में 2010 से प्रेसिडेंट है, जो कि तभी जेन्युइन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे। जेन लजाना कॉन्ते जिनका निधन 2008 में हुआ था, उनके बाद अल्फा कॉन्डे ने गुइना की सत्ता संभाली थी। लेकिन अभी इनका जो तीसरा टर्म निकल के आया है, वहां के लोगों को ये मंजूर नहीं है। उनको लग रहा है कि ये इलेक्शंस रिग्ड है, ये इलेक्शंस फ्रॉड कर दिए गए, एंड इसके चलते वहां पे वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए एंड अभी भी चल रहे हैं एंड कम से कम अब तक 13 लोग मारे गए। अब आते हैं कोविड के अपडेट्स पे। तो वीकली कंफर्म्ड केसेस का ट्रेंड कुछ इस तरह निकल के आ रहा है। यूरोप इज इन द नेक्स्ट लेवल, हम इस पे बात करेंगे। ताज्जुब की बात है कि इंडिया का ट्रेंड नीचे जा रहा है, ये देखिए, जो कि अच्छी बात है। एंड यूएस का यहाँ पे ये हल्का सा ऊपर पकड़ रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी को कोविड हो चुका है। उन्होंने ये चीज ट्विटर पर अनाउंस किया था। वो असिम्टोमेटिक पाए गए हैं, यानी विदाउट एनी सिम्टम्स। शक्तिकांत दास जी और उनके स्टाफ मेंबर्स मार्च से ही ऑफिस में काम कर रहे थे। एंड बाय द वे हाल ही में आरबीआई ने एमपीसी मीटिंग की थी। तो कोई मुझे बता सकता है कि इस मीटिंग में बेंचमार्क लेंडिंग रेट बढ़ाए गए थे या कम किए गए थे या चेंज ही नहीं किए गए थे? क्या किया था मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में अगर किसी को पता है तो। अगला अपडेट स्पेन को निकल के आ रहा है। स्पेन ने हाल ही में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है एंड अभी वो दोबारा लॉकडाउन में जा चुका है। जैसे कि आप ये यहाँ पे देख सकते हो कि यूरोप में कोविड का सेकेंड वेव आ चुका है। टोटल केसेस पर 100,000 पीपल की अगर हम बात करें तो फ्रांस सबसे ऊपर चल रहा है, उसके बाद स्पेन, यूके, इटली एंड जर्मनी। इटली में भी सिनेमा, स्विमिंग पूल्स, थिएटर्स एंड जिम्स वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं।
बिकॉज वहां पे सेकेंड वेव आ गया है। जर्मनी में भी ट्रेडिशनल क्रिसमस मार्केट बंद करवा दिया गया है। एंड अगर हम यूके की बात करें तो जॉनसन साहब ने भी टीयर 3 पेंडेमिक रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। तो कोई टीयर 3 रेस्ट्रिक्शन के बारे में जानता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यूके में अभी टोटल केसेस 9 लाख से थोड़ा सा कम है। टोटल डेथ्स वहां पे कोविड के चलते लगभग 45,000 हो चुके हैं। अगला अपडेट डॉक्टर एंथनी फॉची को लेकर निकल के आ रहा है। तो डॉक्टर फॉची का कहना है कि कोविड की वैक्सीन शायद नवंबर एंड या दिसंबर मिड तक आ जाएगी, बट उनका जो मेजर कंसर्न था वो वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर था। बिकॉज 7.5 बिलियन लोगों को वैक्सीन कैसे पहुंचेगा, यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो उनके मुताबिक ये शायद 2021 तक खिंच जाएगा, हर एक बंदे को वैक्सीन देते देते। अब उसमें से जो नॉन साइंस लोग है, नॉन सेंस नहीं, नॉन साइंस लोग, वो लोग को वैक्सीन लगाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिकॉज वो लोग तो कोविड मानते ही नहीं है कि है, तो वैक्सीन क्यों लगवाएंगे। तो इस पे भी डॉक्टर फॉची ने अपना कंसर्न जताया था। आखिरी अपडेट ऑस्ट्रेलिया को निकल के आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया शहर ने पहली बार 111 दिनों के लॉकडाउन के बाद अभी एक भी केस रिकॉर्ड नहीं किया है। ये एज अ सिटी बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ जैसे कि आप ये ग्राफ में देख सकते हो, ये यहाँ पे पीक पर था जुलाई अगस्त के महीने में, एंड ये स्लोली स्लोली कम हुआ, एंड अब यहाँ पे ना के बराबर ही हो गया है। ये चीज सीधा सीधा गवर्नमेंट को इसका श्रेय जाना चाहिए। वहां पे लॉकडाउन्स उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिए थे, टेस्टिंग बढ़ा दी थी ताकि वायरस को ट्रेस कर पाए एंड उसे फिर कंटेन कर पाए, एंड इवेंचुअली दे वर एक्चुअली सक्सेसफुल। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीकली राउंड अप इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। आपको कौन सी न्यूज़ एंड कौन सा अपडेट इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आज हमने जितने भी अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स के बारे में बात किया उसे पूरा कंपाइल करके कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीडी फैमिली। मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।